नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र अपराधी न जाए छूट, कौशल विकास में लोड। देवभूमि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। दरअसल धामी सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया है कि भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल के अंदर राज्य सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई और अभी तक भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में 63 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेने के बाद से अभी तक कई लोगों को विजिलेंस ट्रैप कर चुकी है। इसके तहत 8 अधिकारियों और 55 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को लेकर पुष्कर धामी सरकार ने संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार करने वाला छोटा हो या बड़ा, सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, यानी कि कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के इस दावे के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल से अब तक के हुए करोड़ों के घोटाले मामले की सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के लिए अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल से अब तक हुए 131 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में बताया कि कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन इस अवधि में भी प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 131 करोड़ की धनराशि हड़प ली गई। 131 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर ऐसे लोगों के नाम पर ध्यान दिया गया जब दुनिया में जो लोग हैं ही नहीं। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के नाम पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रही धामी सरकार आखिर क्यों इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। क्या धामी सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर हुए घोटाले की सीबीआई जांच कराएगी? ये महत्वपूर्ण सवाल है और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कौशल विकास के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने करीब 131 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से मौखिक तौर पर पूछा है कि क्या इस मामले पर सीबीआई की जांच कराई जा सकती है। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी निवासी हुसैन खान और अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई और कहा गया कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहायतित कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 131 करोड़ की धनराशि हड़प ली गई। प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि इस घोटाले में अधिकारी सहित करीब 27 एनजीओ भी शामिल हैं। देखिए, मैं इसको आई वॉश के रूप में देखती हूँ। मैं इसको हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के रूप में देखती हूँ। जनता को, विपक्ष को और मीडिया को बेवकूफ बनाने के लिए यह आंकड़ा बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, यदि आप इतने धाकड़ हैं तो पिछले 20-23 सालों में किसी सफेद पोश के गिरेबान में हाथ डालने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। उद्यान घोटाला हुआ है, अपने मंत्री गणेश जोशी के गिरेबान में हाथ डालिए ना। वनाग्नि को लेकर कटघरे में खड़ा करिए सुबोध उनियाल को, और तमाम जो भ्रष्टाचार सहकारिता में हो रहे हैं उसके लिए धन सिंह रावत को जिम्मेदार ठहराइए ना। ये जो महिला अपराध हो रहे हैं उसके लिए तलब करिए महिला एवं बाल विकास मंत्री को। तब तो हम कोरोना काल में कौशल विकास योजना में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। इस मुद्दे पर हमने एक पीआईएल करी थी, जिसमें कि कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है और उसको सीबीआई को ओरली ये पूछा है कि क्या इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जा सकता है फर्दर जांच के लिए। और हमने इस पे अभी फ्रेश आरटीआई लगाई थी, तो 2019 से 2023 तक कुछ आंकड़े सामने आए जिसमें कि 131 करोड़ लगभग का घोटाला है,
जिसमें फर्जी आधार कार्डों के आधार पर बहुत सारे बच्चों को एडमिशन दिया गया है, फर्जी सर्टिफिकेट्स बांटे गए हैं और कुछ ऐसे भी मामला सामने आया है जिसमें कि किसी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद उनकी डेथ के बाद उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया गया है और 18 इयर्स जैसे मिनिमम एज रिक्वायर्ड है, उन्होंने उससे छोटे एज के 15 इयर्स के 16 इयर्स के बच्चों को ट्रेनिंग दी है और गलत आधार कार्डों के हिसाब से, और फिर काफ़ी बड़ा घोटाला है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार भ्रष्टाचार करने वाले छोटे या बड़े को नहीं देखेगी, जो भी दोषी होगा सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डर यह है कि कहीं राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ना चले जाए। जब गरीब लोगों की बस्तियां टूटती है तो हवाला देते हैं हाई कोर्ट का निर्देश आ गया, एनजीटी का निर्देश आ गया, लेकिन जब किसी की बस्ती, जब कोई अपराध किसी विभाग में होता है, हॉर्टिकल्चर का इतना बड़ा मामला था तो भी सीबीआई जांच की बात कही थी हाई कोर्ट ने, ये उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ऐसी बेशरम सरकार है। मुझे लगता है कि इस वाले प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वक्त आने दीजिए, इसका समय बताएंगे। लेकिन घोटालों की सरकार है, महिला अपराध में नंबर 1 सरकार है। क्यों हटेगी? वैसे तो स्टेट की अपनी एजेंसी इतनी ज्यादा है कि अब ये मैटर कितना बड़ा है, कितने करोड़ का है, इसका वॉल्यूम क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हर मैटर जिसको स्टेट जो है जिसमें जांच कर सकता हो वो सीबीआई पे अगर जाता है तो सीबीआई के पास भी इतना अंबार लग जाता है। तो ये देखना पड़ेगा कि वो सीबीआई के स्तर का मैटर है या स्टेट की एजेंसी जांच कर लेंगी। तो दोनों चीजों पे चर्चा करके परीक्षण तो गवर्नमेंट को कराना है तो लेंगे, पूरी गंभीरता से लेंगे, फ्रंट फुट पे इसमें बैटिंग भी करेंगे। कुल मिलाकर राज्य में करप्शन पर सख्त कार्रवाई का दावा करने वाली धामी सरकार के राज में भी भ्रष्टाचार के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता की बात है। साथ ही सरकार की करप्शन फ्री स्टेट के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों राज्य सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही? क्या सरकार इस मामले में सीबीआई जाँच कराएगी? देवभूमि उत्तराखंड में कौशल विकास के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है और अब ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों से पूछा है कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच कराई जा सकती है। बहरहाल अब अधिकारी इस पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट को अवगत कराएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के इस घोटाले ने यह बता दिया है कि जो राज्य सरकार ये दावा करती है कि उत्तराखंड करप्शन फ्री स्टेट है और लगातार यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को फिलहाल तो इस मामले को देख करके नहीं लगता है। वही जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरीके की बातें भी सामने आई है। बहरहाल अब देखना होगा कि 30 जुलाई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो इसमें कोर्ट क्या कुछ डिसीजन लेती है। लेकिन निश्चित ही कौशल विकास के नाम पर हुए इस करोड़ों के घोटाले ने सरकार की पोल खोलकर रख दी है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर। कौशल विकास योजना जो देश में इसलिए चलाई गई कि इस योजना के तहत वो तमाम जो विशेष कोर्स हैं वो मुफ्त में किए जा सके और इसके तहत देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो बेरोजगार हैं वो निभा सके, ताकि उनको इस योजना के तहत रोजगार मिल सके। लेकिन इस योजना में 131 करोड़ का घोटाला हुआ है और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, ये कैसे संभव हुआ? वो भी कोरोना काल के वक्त जब संभावनाएं बिल्कुल नहीं थी, ऐसे वक्त में हुआ। इसी को लेकर आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही यूकेडी से शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं कुलदीप राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे कुछ ही देर बाद हाईकोर्ट की अधिवक्ता भी जुड़ेंगी और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी। शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता से करेंगे, शिषपाल सिंह बिष्ट से, क्योंकि विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रहा है कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कथनी और करने में इतना फर्क नजर आता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया शिषपाल जी। सोनी जी, मोदी सरकार जब 2014 में देश की सत्ता में आई थी तब इसी नाम पे आई थी कि स्किल इंडिया का जो सपना देश को दिखाया गया था, डिजिटल इंडिया का जो सपना
दिखाया गया था। और उत्तराखंड में आप देखिए किस सपने को किस तरीके से भाजपा की सरकार ने पलीता लगाने का काम किया। हम लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे थे। हल्द्वानी में जो है जिस तरीके से ये स्किल इंडिया के नाम पर, उद्यमिता कौशल के नाम पर जो घपला कोरोना काल में हुआ कि जो है फर्जी आधार कार्ड लगा करके जो है पेमेंट ले लिया गया, और वो बच्चे जो है उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से जो है भुगतान हो गया। पता नहीं कहां से जो है षड्यंत्र इसमें किए गए। जो यहाँ पर सपना दिखाया था कि स्किल इंडिया करके जो है कि आप उद्यमिता कौशल करके नौजवान को इस लायक बनाएंगे कि वो किसी भी परिस्थिति में जो है अपने घर का, अपने परिवार का लालन पालन कर सके, वो कहीं भी मात नहीं खाएगा, उसको जो है रोजगार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ तो देखिए उसमें जो है उसे प्रशिक्षण मिलना तो दूर की बात है, उसके नाम का जो पैसा था, उसके नाम का जो उसका हक था, उस पर ही डाका डालने का काम कर दिया। फर्जी आधार कार्ड लगा करके फर्जी तरीके से जो है पैसा डकार दिया गया। और मैं तो कह रहा हूं कि इसमें अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये 131 करोड़ का घोटाला नहीं है सोनी जी, ये बहुत घोटाला घपला है। हम लगातार कहते रहे, और जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को इसके सेंटर दिए गए मनमाने तरीके से, उनको ये पूरा काम सौंपा गया और उनको खुली छूट दी गई लूट की कि आप जो है बेरोजगारों का पैसा डकारिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भला हो जो है एक्टिविस्टों का, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारियां निकाली और जो है भाजपा का जो ये चेहरा था जीरो टॉलरेंस वाला, उसे बेनकाब करने का काम किया। और केवल ये उद्यमिता कौशल तक सीमित नहीं है सोनी जी, आप देख लीजिए उद्यान विभाग में सरकार मान ही नहीं रही थी जब हम इस मुद्दे को उठा रहे थे, जब आरटीआई एक्टिविस्ट को उठा रहे थे, प्रमाण रख रहे थे, सरकार के सामने आमरण कर रहे थे। सरकार कहती कौन सा घपला, किसका घपला? विपक्ष का काम है सरकार को बदनाम करने का, जानबूझ करके जो है इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने पूरे तथ्यों को जांचा परखा इसी जो है कौशल उद्यमिता विकास वाले मामले की तरह, और कहा कि ये तो बहुत बड़ा घपला, इसमें तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और राज्य सरकार ने क्या किया, आपने देखा सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, अब सीबीआई जांच हो रही है। और जो है ऐसे मामले, इतना भ्रष्टाचार निकल के सामने आ रहा था जो कि हमें भी नहीं लगता था कि इतने व्यापक पैमाने पर उद्यान विभाग में घपला होगा। तो ये कौशल विकास के नाम पे जो घपला हुआ है, ये बहुत बड़ा व्यापक घपला है, क्योंकि ये पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि पूरे देश में खेल हुआ। लेकिन उत्तराखंड में आप देखिए 131 करोड़ का तो जो है मामला सामने ही आ रहा है। और निश्चित तौर पर सोनी जी, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां जो है भ्रष्टाचार चरम पे ना हो। आप देख लीजिए सहकारिता में भी वो हर एक कार्यकाल में रहा, इस बात को भी मानना पड़ेगा शिषपाल जी कि वो हर एक राजनीति, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, सभी के कार्यकाल में घोटाले तो हुए हैं। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में जिक्र करने के बाद अगर इतने बड़े घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है तो सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ चुकी हैं, हाईकोर्ट की अधिवक्ता श्रुति जोशी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, संजीव वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये बड़ा घोटाला 131 करोड़ की घोटाले का जिक्र, और अब हाईकोर्ट का आदेश है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, ये पूछा गया है। क्या आगे हो सकता है? श्रुति जी का रुख करेंगे, इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का। आरटीआई में क्या कुछ तथ्य सामने आए वो भी जानेंगे श्रुति जी आपसे। साथ ही अब क्या इसकी सीबीआई जांच होगी? नमस्कार जी, थैंक यू जी। आरटीआई में कुछ बड़े रोचक तथ्य सामने आए हैं। 2019 से लेके 2023 तक के बीच के हैं ये आंकड़े जी। इसमें एक व्यक्ति का तो ये है कि उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी डेथ के 1 साल बाद उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने इशू किया है। और इसमें लगभग 1900 लोगों की ट्रेनिंग कराई है, बस ऑन पेपर्स ओनली, ऑन पेपर्स कराई गई है ये ट्रेनिंग। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ट्रेनिंग शुरू होती है तो पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है, और जब उसके मिड में आते हैं तो सेकंड इंस्टॉलमेंट दी जाती है। और उनका कायदा ये है कि जब थर्ड इंस्टॉलमेंट तब दी जाती है जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट किसी भी संस्था ने क्लेम ही नहीं करी है, उन्होंने केवल फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ली है। और वो उसी में इतना बड़ा हो गया है कि 131 करोड़ का इन्होंने मैनेज कर लिया है। लास्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने नहीं मांगी ही है। तो ये है कि वो पेमेंट ही किया गया है, और ये इसका मतलब संज्ञान में है, ये स्टेट के भी संज्ञान में है
कि आखिर क्यों नहीं वो थर्ड इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती है जिन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इस रीजन से इन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं मांगी है। और इसमें और बहुत सारे लोगों के इसमें फर्जी आधार कार्ड यूज हुए हैं। वो आधार कार्ड भी हमारे पास है जो हमने कोर्ट को बंद पैकेट में उपलब्ध कराने हैं। तो कुछ जो छोटे बच्चे हैं उनको फर्जी आधार कार्ड, उनकी फोटोग्राफ उसमें लगा के और एड्रेस और नेम चेंज करके उन्हें दे दिया गया है। अब बाद में जब ये पता कर रहे हैं तो पता है कि वो कोई किसी और का आधार कार्ड है। तो इवन आधार कार्ड भी उन्होंने दूसरे दिखाए हुए हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने कई सारी इसमें करी है मिस हैपनिंग। बिल्कुल, ये बड़ी बात है जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं, स्टेट के संज्ञान में भी है और इसके बाद अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अगर सीबीआई इस मामले की गहनता से जांच करती है तो हो सकता है भ्रष्टाचार की पूरी तस्वीर ही साफ हो जाएगी। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, रुख करेंगे शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, एक बड़ा घोटाला 131 करोड़ का घोटाला जो कि अभी जैसा कि श्रुति जी भी बता रही थी, श्रुति जोशी जी आप सुन पा रहे होंगे, ये 2023 तक का उन्होंने विस्तार से बताया और अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सोनी जी, ये उस काल की घटना है कौशल विकास की 131 करोड़ की, जिस काल में कोरोना लगा था, मानव जाति संकट में थी और आम जनमानस की ऐसी संवेदनाएं थी कि वो मोह माया से दूर जीवन रक्षा पे लगा था। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे कौशल विकास के नाम पे 131 करोड़ का घोटाला हो गया। ये वो सनातन धर्म की पार्टी की नाक के नीचे हुआ जो बड़े बड़े संस्कारों की बात करती है। जहां एक और मानव जीवन को बचाने के लिए संकल्पित सरकार को रहना चाहिए था, ये सरकार घोटालों पे लगी रही। इनकी संवेदनाएं कितनी सही हैं बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जनहित याचिका उस पर लगी और हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार के मुखिया जो बात बात पर राज्य के विरोध में हाई कोर्ट ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं अधिकारियों से पूछूंगा, ये बताता है कि ये भाजपा सरकार कितनी संवेदनहीन है और भ्रष्टाचार में कितनी संलिप्त है कि हर उस जनहित पर ये जनता के साथ धोखा कर अपनी राजनीतिक सूझबूझ दिखा रही है। जहां मुख्यमंत्री को सीधा सीबीआई जांच की बात करनी चाहिए थी, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना कि हमारी सरकार ईमानदार है, हमने 8 अधिकारियों पे जो है गिरफ्तार किया है, 55 से ज्यादा कर्मचारियों को जो है रिश्वत कांड में जेल भेजा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें हाकम सिंह ने भर्ती किया है 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर, और जब भ्रष्टाचार के तहत जिनकी नियुक्तियां होंगी तो वो पहले दिन से ही राज्य की हर संस्था में घोटाले करेंगे। परिणाम आपके सामने है, चाहे फिर वो उद्यान घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, हर विभाग के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नाक कटा दी है कि हर सरकार में घोटाले हैं। और धामी जी सीबीआई जांच को सीधा ना कहकर अधिकारियों से पूछने की बात कहकर उन्होंने भी साबित कर दिया है कि उनको डर है कि कहीं कौशल विकास के नाम पर 131 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर सारे इनके अधिकारी जेल न चले जाएं। चलिए फिलहाल शांति प्रसाद जी, 3 साल में अगर देखा जाए, 3 साल के कार्यकाल के दौरान अगर पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करें उत्तराखंड के सीएम का, तो उन्होंने 63 कर्मचारियों को और जो भी अपराधी इस उसमें पाए गए उनको जेल और सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। लेकिन अब चूंकि ये इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या अब इस मामले की सीबीआई जांच कराएगी धामी सरकार? क्या इन दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा? तो इस पर कब से शुरू होगा काम, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, इसके बाद कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे, संजीव वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। संजीव वर्मा जी, जीरो टॉलरेंस का जिक्र करने वाली सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, यानी कि जिनका हक है उनके हक पर डाका डाला जा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहे हैं संजीव जी।
सोनी जी देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है और कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, छोटे छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, यदि कोई भी अपराध करेगा, कोई भी भ्रष्टाचार करेगा, कोई भी घोटाला करेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और मेरे भी कांग्रेस के मित्र और यूपीए के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपकी भी यहाँ पर सरकारें चली, आपकी सरकारों में तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले हुए। तो संजीव वर्मा जी, तो कह देना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को, इस गवर्नमेंट को कह देना चाहिए। आप तुलना क्यों करने बैठ जाते हैं? तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर सत्ता पे आप मौजूद हैं, अगर जनता ने आपको वो जनाधार दिया तो जाहिर सी बात है, वो तो इसलिए नहीं जनाधार दिया गया, जनता का जन समर्थन इसलिए नहीं मिला ना कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया तो आप भी ऐसा करिए, या तो फिर मत बोलिए जीरो टॉलरेंस। नहीं कर रहा हूँ, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी बात तो रखने दीजिएगा। बिल्कुल तुलना मत कीजिए, आगे आप अपनी बात को रखिए। सोनी जी, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ जी। मैंने कहा यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें NH-74 का इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, कहीं सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का सिडकुल घोटाला हो जाता है, वीडियो भर्ती घोटाला हो जाता है, वन आरक्षी भर्ती होता है। किंतु कांग्रेस की सरकारों ने कार्यवाही तो बहुत दूर की बात है, उसकी जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई। हमारी सरकार है, तमाम अगर 1% भी कहीं से एक बुगाहट भी किसी भ्रष्टाचार की आती है तो हम इंस्टेंटली और इमीडिएटली उस घटना की, उस अनियमितता की, उस यदि कोई भ्रष्टाचार की ऐसे बू आ रही है तो उसकी लगातार हाई लेवल इंक्वायरी भी गठित करते हैं, उसकी जांच भी कराते हैं और उसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ हम किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से जिम्मेदार सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और भनक तक नहीं लगती। पहली बात तो घोटाला होना ही नहीं चाहिए, वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त लोगों को लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, एक जंग लड़ रहे थे, देखा जाए कोरोना काल का वक्त था, ऐसे समय में ये घोटाला हुआ है। कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं, इसके बाद संजीव जी आपका रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या अब धामी सरकार इस मामले में CBI जांच कराएगी या नहीं। कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं। कुलदीप राणा जी, आपकी भी प्रतिक्रिया, क्योंकि 3 साल में देखा जाए धामी सरकार ने जो आरोपी पाए गए घोटाले में, भ्रष्टाचार में, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस मामले को लेकर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या CBI जांच कराएगी धामी सरकार? देखिए, उत्तराखंड में जब भी CBI की बात आती है, मैं देखता हूं कि उत्तराखंड सरकारों के हाथ बंध जाते हैं। मैं 3 घटनाओं से अपनी बात रखूंगा जी। कि 2017 में उत्तराखंड में NH-74 का एक प्रकरण हुआ था और तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर ने उस मामले में घोटाले की बात कही थी और गड़बड़ियां पकड़ी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने एक SIT बनाई और SIT ने भी उस पूरे मामले में 201 करोड़ के घोटाले को उजागर किया। राज्य के 2 IAS अधिकारी और अनेक PCS अधिकारी उसमें संलिप्त पाए गए। कई PCS अधिकारी और कई और अन्य निचले स्तर के अधिकारी, उनको जेल भी हुई और IAS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। बात जब CBI की चौखट पर पहुंची तो बयान देने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इसमें बयान दूंगा, लेकिन तो CBI की जांच कराऊंगा, लेकिन उन्होंने CBI की जांच नहीं करवाई। ठीक है, राजनीतिक दबाव में उनके हाथ बंध गए। ये 2017 की घटना है। उसके 2 साल के बाद की घटना जो घोटाले शुरू हुए, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि 131 करोड़ का ये घोटाला निकल करके सामने आया है, जैसा अभी माननीय हाईकोर्ट के अधिवक्ता जी ने बताया। ठीक है, आपने कहा कि क्या इसमें CBI की जांच होगी? मैं तुलनात्मक रूप से एक विषय रखता हूं। अभी दिल्ली में शराब नीति को लेकर के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों जेल में हैं। वो पूरा प्रकरण कितने का है? उसमें
ये हम सब जानते हैं। 144 करोड़ रुपए के प्रकरण में इस देश की राजधानी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में है। बिल्कुल। और ये जो प्रकरण है ये 131 करोड़ का है, ठीक है, और इसमें मात्र 13 करोड़ रुपए कम है। तो अब जो गेंद है वो राजनीतिक विवेक के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की कसौटी भी है कि वो इसको कैसे वो करते हैं, क्योंकि इस निर्णय से सिर्फ मुख्यमंत्री प्रभावित नहीं होते हैं, इस निर्णय से पूरी भाजपा प्रभावित होगी। कि एक तरफ तो 144 करोड़ के घोटाले में आपने एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया, ठीक है, वहीं आपके राज्य में आप ही की प्रधानमंत्री के एक ड्रीम प्रोजेक्ट, और ये इतना शानदार प्रोजेक्ट था कौशल विकास, बिल्कुल, ठीक है, इसका जो हस्र राज्य में हुआ, ये तमाम घटनाएं, तमाम सारी चीजों पर समय समय पर खबरें उठती थी, लेकिन ये इतना बड़ा घोटाला निकल करके आएगा इसकी हमने भी कल्पना नहीं की थी। आश्चर्य की बात यह है कि क्या उसके बाद से 5 साल बीतने को हैं, क्या किसी मंत्री को, किसी सचिव को, किसी अधिकारी को, किसी मुख्य सचिव को समीक्षा बैठक में यह बात समझ में नहीं आई। और अभी बहुत आसान भाषा में हाईकोर्ट की अधिवक्ता ने कहा कि पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में तो धनराशि अवमुक्त कर दी गई, लेकिन तीसरे उसमें नहीं दी गई जो रोजगार के उपरांत दी जानी चाहिए थी, ठीक है। ये अपने आप में ही स्पष्ट कर रहा है कि चीजें कहां किस लेवल पे कटघरे में है, ये स्पष्ट हो रहा है। इसमें कोई मतलब सिद्ध करने वाली बात नहीं है, ये चीजें दिख रही हैं। तो जब आप और हम जैसे कॉमन मैन को, जो हम लोग प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं, जांच अधिकारी नहीं हैं, हम लोग अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो पिछले 5 साल में उस विभाग में न जाने कितने आईएएस सचिव रहे होंगे, कितने आईएएस उसके निदेशक रहे होंगे, उसके विभागीय मंत्री को क्या ये बात कभी समझ में नहीं आई? मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि मुख्य सचिव ने इस मामले में कई बार समीक्षा बैठकें की हैं, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठकें की हैं, लेकिन क्या ये प्रकरण के संज्ञान में नहीं आया होगा? तो और आया तो क्यों आंख बंद कर ली गई? ये कुछ सवाल ऐसे हैं राज्य को लेकर के जिस पर हम देखिए, उत्तराखंड में स्थिति क्या हो गई है कि यहाँ अगर भाजपा से सवाल करो तो भाजपा सवाल के जवाब में सवाल करती है, बिल्कुल। कांग्रेस से सवाल करो तो कांग्रेस सवाल के जवाब में सवाल करता है। उत्तराखंड में दोनों राजनीतिक दल सवाल जवाब नहीं देते। अब हम यहाँ पर ये कहें कि उत्तराखंड में घोटाले तो दोनों सरकारों ने किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि दोनों सरकारों ने घोटाले किए हैं तो वर्तमान में जो घोटाला है इसको भी क्षमा कर देना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रकरण संज्ञान में आया है, ठीक, तो निसंदेह इस मामले में जांच होनी चाहिए। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये घोटाला मात्र 131 करोड़ का नहीं है, ये घोटाला इससे भी बड़ा निकल करके आएगा। अगर सीबीआई जांच इस मामले की होती है तो जाहिर सी बात है। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो श्रुति जोशी जी का रुख करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और खुलासा होने के भी आसार हैं। ये घोटाला जो है 131 करोड़ का महज नहीं, बल्कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कौशल विकास योजना, इतनी महत्वपूर्ण योजना का बंदरबाट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से घोटाला हुआ, और घोटाले के बाद अब चूंकि नैनीताल कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सीबीआई जांच के लिए कहा गया है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस मामले की सीबीआई जांच होती है, क्योंकि 2017 का जो प्रकरण रहा NH 74 का, वो पहले ही एग्जाम्पल दे चुके हैं। हमारे साथ जो कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, श्रुति जी का रुख कर लेते हैं। श्रुति जी, क्योंकि कई जो NGO हैं और कई बड़े अधिकारी हैं, उनकी भी संलिप्तता यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, इसमें क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसमें सभी लोगों का कनेक्टेड है, इसमें सभी लोग, इसमें NGOs हैं, वो इंस्टीट्यूट है जो आपको वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, इसमें सबके संज्ञान में होगा ये मैटर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उसमें सभी लोगों का होता है इन्वॉल्वमेंट। और पॉसिबल ही तभी होती है, पॉसिबल ही तभी होती है, पॉसिबल है तभी है। और सीबीआई जांच इसकी अभी संभावना ये लगती है कि होगी, क्योंकि कोर्ट ने इसको कहा कि ये बहुत सीरियस मैटर है। कोर्ट ने जब हमारी बात सुनी तो उन्होंने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है, इसका होना चाहिए, तो इसीलिए उन्होंने पूछा है कि ये आपको ट्रांसफर कर दिया जाए करके।
इसमें देखिए जो डाटा साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर साइंटिस्ट हैं, टेस्ट एनालिस्ट हैं, प्रोडक्ट मैनेजर हैं, इन सबके लिए बीटेक की क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो 18 साल का बच्चा क्या बीटेक हुआ होगा? नहीं होगा। तो 18 साल का बच्चा ऐसे वाले कोर्सेज में कैसे उसका एडमिशन हुआ है? और इसी तरीके से बहुत जिनमें हमें मिनिमम चाहिए वो तक नहीं है उस पे। और आपने उसकी दो करा दिए, मतलब फर्स्ट टेस्ट करा दिया गया, उनका फाइनल एग्जामिनेशन हो गया है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ है, उसमें जॉब किसी को नहीं दी है, जॉब नहीं दिया है। ये मेरे ख्याल से पहले न्यूज वगैरह में आ गया कि जॉब दी गई थी, पर जॉब किसी को नहीं दिया है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं, क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं उनकी। तो इस पूरे जो भी जितने हमने इन्वॉल्व करे हैं इसमें, जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने एनजीओ, इनमें किसी में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। केवल इन्होंने ट्रेनिंग दे दी और फर्जी तरीके से ट्रेनिंग दे दी है। सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लास्ट एग्जामिनेशन तक हो गया है, पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करा है। बिल्कुल, साथ ही जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनका भी ये निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, एक है गौरव उपाध्याय करके, ये जो आरटीआई में मांगा था उसमें एक आया है, एक ही व्यक्ति है वो गौरव उपाध्याय। इसकी डेथ हो गई है 14/10/2022 को, और उसका सर्टिफिकेट नहीं 29/11/2021 को इसकी डेथ हुई है, और 14/10/22 को इसको सर्टिफिकेट दिया गया है डेथ होने के 1 साल बाद। बिल्कुल, संजीव जी आपका रुख करेंगे और इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करते हैं। संजीव जी, ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि भाई 18 साल की उम्र में ये कैसे संभव है, अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण कैसे दिया गया, ये सवाल, और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। और जैसा कि 2017 का भी जिक्र आप सुन रहे थे, ये एक एग्जाम्पल था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक दबाव में फिर से ये जांच अधूरी रह जाए और जो घोटाले की तस्वीर निकलकर सामने आनी चाहिए वो ना निकलकर सामने आए? तो निजी देखिए, सरकार पूरी तरह से कृतसंकल्प है कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति पर हमारी सरकार जो चल रही वो बहुत गंभीरता से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। किसी भी ना कोई अधिकारी छोटा हो बड़ा हो, कर्मचारी छोटा हो बड़ा हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी स्तर पर करप्शन में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसका उदाहरण सरकार पहले भी दे चुकी है और पहले भी इसके कई सारे संकेत भी दिए जा चुके हैं, और संकेत न केवल संकेत बल्कि सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। हमने किसी भी स्तर पर किसी को न राहत देने का काम किया, बल्कि ऐसे तमाम तत्वों को जिन्होंने उत्तराखंड की शाख को, उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम किया, सभी को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार के इंतजार रहेगा इस बात का। पहले तो सीबीआई जांच हो, उसके बाद ही तस्वीर ये साफ हो सकेगी। जी संजीव जी, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, जहां तक बात की ये कौशल विकास, ये जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी सरकार पूरी गंभीरता के साथ जांच करवाएगी, हाई लेवल कमेटी से जांच करवाएंगे हम, और इसके अंदर जो भी व्यक्ति शामिल होंगे, जो भी तत्व शामिल होंगे। समीक्षा बैठकें भी तो हुई खूब संजीव जी, समीक्षा बैठक में इस बात की भनक नहीं लगी? जी, समीक्षा बैठकें भी तो हुई इस मसले को लेकर, इसके बावजूद भी कोई भनक नहीं लगी। ये पता नहीं चला कि इतना बड़ा बंदरबाट हो रहा है, घोटाला हो रहा है एक बड़े पैमाने पर। सोनी जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बात का जिक्र किया कि हमारी सरकार किसी तत्व को, किसी तथ्य को छिपाने का काम नहीं करती, बल्कि उसकी जांच कराने का काम करती है और उसके ऊपर कठोरतम कार्यवाही करने का चलिए काम देखना करती होगा है। क्योंकि कई 27 एनजीओ भी इसमें शामिल हैं इस घोटाले में, और कई बड़े अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इन एनजीओज के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। रुख कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता का, शिषपाल जी का। शिषपाल जी, क्या उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि ये योजना जिस लिहाज से इस योजना का उद्घाटन किया गया और पूरे देश में ये योजना इस लिहाज से चलाई गई कि भाई देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान हो, युवाओं का प्रशिक्षण, एक बेहतर प्रशिक्षण जो है बेरोजगारों को मिल सके।
सोनी जी, स्किल डेवलपमेंट की बात जब प्रधानमंत्री मोदी करते थे तब हमें लगता वास्तव में जो है ये युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित है और इस योजना से युवाओं को जो है लाभ मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में आप देख लीजिए स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो है पैसे की बंदरबाट हुई और जो है फर्जी तरीके से जो है बड़े पैमाने पर जो है फर्जीवाड़ा किया गया। बड़ी बात है जो सुरुचि जी ने यहाँ पे बताया कि साहब सरकार ने पहले कह दिया कि जो है लोगों को नियुक्तियां दी गई, रोजगार दे दी गया, लेकिन जो है वो उसके लिए पात्र ही नहीं थे, तो फर्जीवाड़ा भी किया, लेकिन फर्जीवाड़े के बाद भी झूठ बोलने का काम किया। ये तो और भी ज्यादा संगीन मामला हो जाता है। और सरकार कह रही है कि साहब हमारे संज्ञान में आते ही हम जांच करवाते हैं। कहाँ जांच करवाते हैं? आरटीआई एक्टिविस्ट जो है लगातार प्रमाण रख रहे थे सरकार के सामने। मैंने ही इस मुद्दे पे कई डिबेटें सोनी जी आपके चैनल के साथ की। हम लगातार कह रहे थे कि जो है इसमें सरकार को इंसाफ करना चाहिए। जब सरकार से इंसाफ नहीं मिला तभी तो माननीय जो है कोर्ट का, न्यायालय का रुख किया गया। ये तो हर चीज को दबाने का काम करते हैं। तो पहले कहते हैं कि कैसा है भ्रष्टाचार, कहाँ का भ्रष्टाचार, ये तो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन माननीय हाईकोर्ट से आज भी जो है राज्य के लोगों को उम्मीद है। और आप उद्यान घोटाले में देख लीजिए, वहां भी जो है माननीय हाईकोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। हरिद्वार में पंद्रदीप की पार्किंग के मामले में माननीय हाईकोर्ट को जो है सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। अब नहीं जो है ये कौशल विकास का मामला जो है सामने आ गया और इसमें भी अब सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि देखेंगे, कोई उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, सीबीआई जांच की जरूरत है भी या नहीं है। अरे स्पष्ट जो है टिप्पणी है माननीय हाईकोर्ट की और आप कह रहे हैं देखेंगे। देखेंगे क्या मतलब है? 131 करोड़ रुपया जनता की गाड़ी कमाई का, टैक्स पेयर का पैसा आपने जो है ऐसे फर्जी वाड़ा करके जो है बांट लिया। और आप कह रहे इसमें कौन कौन रसूखदार शामिल है, कौन कौन सफेदपोश शामिल है, वो सब जो है बेनकाब होंगे। इसीलिए जो है निश्चित तौर पर जो है सीबीआई जांच बहुत जल्दी इसमें होगी नहीं, इसके लिए भी पापड़ बेलने पड़ेंगे सोनी जी, क्योंकि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है। उद्यान घोटाले में जो है स्पष्ट निर्देश के बाद भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। यही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के साख का भी सवाल है। जिस तरीके से एग्जाम्पल अभी कुलदीप राणा जी ने दिया था कि 144 करोड़ का घोटाला, अगर उस घोटाले के शराब नीति घोटाले का जिक्र किया जाए तो जाहिर सी बात है अगर दिल्ली के सीएम को सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है तो ये तो 131 करोड़ का है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है। और अगर सीबीआई जांच होती है तो जाहिर सी बात है इक्वालिटी भी देखने को मिल सकती है। शांति प्रसाद जी का रुख करेंगे, इसके बाद कुलदीप जी का रुख करेंगे। शांति प्रसाद जी, क्योंकि कहा जा रहा है अब तक अगर प्रदेश की बात करें तो कई कौशल विकास केंद्र जो हैं वो बंद भी कर दिए गए। योजना को लॉन्च इसलिए लिहाज से किया गया, लेकिन जिस तरीके से बंदरबाट हो रहा है, और क्या लगता है कि इसकी सीबीआई जांच धामी सरकार कराएगी? क्या उम्मीद? देखिए, अगर हाई कोर्ट का डंडा चला तो सीबीआई जांच होगी। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि इन 24 वर्षों में देवभूमि की सरकारों ने देवभूमि को बहुत कलंकित किया है। वो डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। और यह जो प्रकरण है जिस पर आज डिबेट हो रही है कौशल विकास की, ये तो कोरोना काल का घोटाला है। ये तो मानव संवेदनाओं को कुचलने वाला घोटाला हो गया। ये उस समय पे घोटाला हुआ जब मानव जाति पर खतरा था। और भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है उसने घोटाला कर दिया, उसकी नाक के नीचे घोटाला हो गया, जहां एक और मानव जाति का जीवन खतरे में था और ये घोटाले पे लगे थे। इससे पता चलता है कि कितने भ्रष्ट, बेईमान, दलाल संस्कृति के लोग धर्म की आड़ में सत्ता पा गए और सत्ता को किस तरीके से नोच नोच कर खा रहे हैं। ये उसकी एक वानगी है कि कोरोना काल में भी इन्होंने घोटाले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुझे ऐसे में कुमार विश्वास की वो एक कविता याद आती है, हो सकता है आप लोग इससे सहमत होंगे, कि जब राजा अंधा हो जाए, बहुत बहुत फेमस कविता थी उनकी, कि जब राजा अंधा हो जाए, सेवा धंधा हो जाए, है ना, तब उस सत्ता के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा है। सच दिखलाने वाला खंबा, वो मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया है उन्होंने कि सच दिखलाने वाला खंबा छवि पर बंधा हो जाए, यानी कि अपनी छवि दिखाने पे ही मशगूल रहे। तब उन्होंने युग कवियों को संबोधित करते हुए कहा कि युग कवि मत तुम घबराओ, ठीक है नहीं, निर्बल होकर ना डरो करके उन्होंने एक बात कही थी कि जोर जोर से चिल्लाओ सत्ता के खिलाफ, गली गली में जाकर कहो कि ये चोर चोर चोर। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल सटीक बैठती है कवि कुमार विश्वास की वो कविता, कि जहां एक और
मानवता खतरे में थी, मानव जाति खतरे में थी, और ये वहां पर भी 131 करोड़ का घोटाला कर गए। मैं विद्वान वकील बहन जोशी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि ये लोग रोजी रोटी के अलावा जनहित के कामों पर आरटीआई लगा के दस्तावेज इकट्ठे कर कर जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं, हाई कोर्ट के बीच में ये मामले को लेकर आ रहे हैं। यदि ऐसे विद्वान वकील ये सड़क कोर्ट पर मामला ना लेके जाते तो धामी जी अभी भी लगे रहते कि हमने तो सबसे सुचारू और संचालित करने वाली पार्टी, हम ईमानदार पार्टी है। कितनी बेशरमाई से धामी जी कह रहे हैं कि हमने 8 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजा, हमने 55 कर्मचारियों को जेल भेजा रिश्वत लेते हुए। ये नहीं बोल रहे कि वो हाकम के भर्ती किए हुए चोर जो जिन्होंने नौकरी पाली वो उत्तराखंड के अंदर घोटाले कर रहे थे, और जब उनकी छवि अखबारों के माध्यम से सरकार को पता लगी तब मजबूरी में उन्होंने जो है निलंबित किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर बेईमानी में भी श्रेय लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। मैं बड़े भारी मन से कह रहा हूं, हर एक योजना जो लॉन्च की जाती है वो कहीं ना कहीं विकास के लिहाज से की जाती है, लेकिन यहाँ पर इसके मायने ही बदल जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से सेंधमारी की गई तो जाहिर सी बात है वो तमाम अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जो हकदार थे उनके हक पर भी डाका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट के आदेश अब सामने आए हैं तो इसकी अवहेलना की जाती है या फिर इसे गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि धामी सरकार का ये फैसला होगा। कुलदीप राणा जी का रुख करते हैं। कुलदीप राणा जी, क्योंकि देश का विकास और जीरो टॉलरेंस की बात लगातार आप सुनते आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? देखिए सोनी, आपने ठीक कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात, ये बात सिर्फ बातों में रह जाती है, हवा हवाई साबित होती हैं, क्योंकि जब NH-74 मामले के आरोपी डीपी सिंह के खिलाफ कोई आरोप दाखिल नहीं मिल पाता है और उसे क्लीन चिट दे दी जाती है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हाई कमेटी जांच करवाएंगे। 2017 में एक हाई कमेटी जांच बनी थी। पहले तो कुमाऊं के कमिश्नर ने सेंथिल पांडियन ने इस मामले को उनके संज्ञान में आया, उसको उजागर किया, और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने एक SIT बनाई। अब इससे बड़ी हाई कमेटी क्या होगी ये तो खैर भाजपा प्रवक्ता ही बता सकते हैं। और उस कमेटी ने बाकायदा ये स्पष्ट खुलासा किया था कि 2 IAS अधिकारी और उसके अलावा 13-14 PCS अधिकारी इसमें दोषी हैं। ये लोग जिनको कानून ने जेल भेज दिया, उनको सरकार ने क्लीन चिट दे दी। आपको एक बड़ा, मैं यहीं पर मेरे पास स्पष्ट उदाहरण है। 3 मई 2019 को उत्तराखंड सरकार ने तत्कालीन इसके आरोपी NH-74 के आरोपी अधिकारी रहे हैं IAS अधिकारी पंकज पांडे, उनको क्लीन चिट दे दी थी। ठीक है, 3 मई को। और उसी महीने की 19 तारीख को माननीय हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ FIR और उनके केस को विड्रॉल करने से मना कर दिया था। मतलब कानून के कटघरे में वो दोषी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के कटघरे में वो दोषी नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे में करनी और कथनी पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी चीज, आज भाजपा प्रवक्ता भले उनके कांग्रेस प्रवक्ता को एक अवसर मिल गया, कांग्रेस को एक अवसर मिल गया। बिल्कुल, हम कांग्रेस से पूछते हैं, आप बार बार कहते हैं हम जिम्मेदार विपक्ष हैं। भाई साहब 7 साल से कहां सोए हुए थे? आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, आप सरकारों में रहे हैं, सरकारों की कार्यशैली को आप जानते हो, प्रशासनिक कार्यशैली को आप जानते हो, आपके यहाँ तमाम लोग मंत्री रहे हैं। क्या कभी किसी ने इस तरह का जनहित में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया? क्या चुनाव के समय ही ये लोग जागते हैं? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना कि RTI जो है कोई लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है या राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, वो RTI नहीं लगा सकता। देखिए 2013 में पूरे देश में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोलगेट घोटाले को लेकर के तमाम बातें निकल करके आई। ठीक है, और भाजपा ने उसका जो हवा खड़ा किया और उसके आधार पर उन्होंने 2014 में सत्ता हासिल कर ली। ठीक, निसंदेह भाजपा ने स्टडी की होगी, तभी जाकर के वो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के आए और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया।
हमारी उत्तराखंड की कांग्रेस कहां सोई रहती है? टीवी में बहस कर लेने से और 2 पुतले जलाने से क्या विपक्ष का जनहित का इशू सॉल्व हो जाता है? कौशल विकास योजना में अन्य राज्य की तुलना में, मैं क्योंकि उत्तराखंड से आता हूं जी। और ये राज्य में, हमारे इस राज्य में कौशल विकास जैसी योजना की बड़ी आवश्यकता थी, इसकी बड़ी जरूरत थी। हमारे यहाँ सरकारें चीड़ के पिरूल से उत्पाद बनाने की बात करती है, उससे कोयला बनाने की बात करती है, लेकिन ट्रेनिंग देने की बात नहीं होती। अभी कुछ लड़के, मैं पहले जब किसी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में था तो हमारे साथ कुछ साथी लोग थे, उन्होंने बाद में एक अपना स्टार्टअप शुरू किया और मंदिरों में जो फूल इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बाद के जो फूल हैं, उन फूलों को, पूजा के उपरांत के जो फूल हैं, उनसे उन्होंने धूप और अगरबत्ती बनाना शुरू किया। तो उत्तराखंड के युवाओं में ये जज्बा है, उनको जरूरत है तो एक ट्रेनिंग की। तीसरी बात सोनी जी, इसे देखिए, इसको बड़ी गहनता से समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जिन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं उनको लेकर के सरकारों में एक बड़ी गंभीरता देखने को मिली है, खासकर भाजपा शासित राज्यों में। ठीक है, उत्तराखंड में हम देखिए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऑल वेदर का प्रोजेक्ट चल रहा है, मानस खंड को लेकर के है। हमने कई डिबेटें की है, अखबारों में भी खबरें पढ़ते रहते हैं हम। सरकार बार बार और भाजपा भी बार बार इस पर कॉन्फ्रेंस वगैरह करती रहती है और अपने उसको चीज बताती है। तो एक तरफ तो ये चीजें हैं, दूसरी तरफ उन्हीं प्रधानमंत्री की इतनी बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट देश के लिए, और उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और 5 साल तक सत्ता और सरकार और अधिकारी उनको वो चीज दिखाई नहीं देती है। तो इस सवाल तो यही है ना कुलदीप राणा जी, सवाल इसीलिए उठता है कि भाई आप चिल्ला चिल्ला कर कहते हो जीरो टॉलरेंस, पूर्ववर्ती सरकारों ने इतना घोटाला किया, इतने बड़े बड़े घोटालों का आप जिक्र कर रहे हो, तो आप में और पूर्ववर्ती सरकारों में क्या फर्क रह गया? आप भी उसी कैटेगरी में आते हो? फिर कहना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र क्यों करती है? शिषपाल जी, कुलदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा जी। देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। 4 साल जेल में रहने के बाद आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के घोटाले का आरोपी मृत्युंजय मिश्रा उत्तराखंड सरकार में शासन में अटैच है। कुलदीप जी, इन सवालों के जवाब है ही नहीं ना। भारतीय जनता पार्टी के पास इन सवालों के जवाब नहीं होंगे। संजीव वर्मा जी हैं, सुन पा रहे हैं आप? संजीव वर्मा जी का रुख करें, उससे पहले शिषपाल जी का रुख कर लेते हैं कि आप मुद्दे तो उठाते हैं विपक्ष में होने के नाते, लेकिन मुद्दे चुनावी माहौल के दौरान ही उठाते हैं। ये संजीदगी जनहित में पहले से नजर क्यों नहीं आती? ये सवाल कुलदीप राणा जी ने उठाया। वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं और निश्चित तौर पर जो है समय समय पे जो है उनकी जो समालोचना होती है उससे हमारा मार्गदर्शन भी होता है। लेकिन मैं उनको विनम्रता से बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का भ्रष्टाचार हो, चाहे बैकडोर भर्ती का भ्रष्टाचार हो, चाहे उद्यान का घोटाला हो, है नो डाउट, लेकिन जब हो हल्ला मच जाता है शिषपाल जी, क्योंकि तस्वीरें सामने आती हैं, हम लोग भी देखते हैं, कवर करते हैं, तो पता होता है कि हाँ विपक्ष कब बोलना शुरू करता है और किस माहौल में बोलना शुरू करता है। चूंकि समय कम है, श्रुति जोशी जी का रुख करेंगे। श्रुति जोशी जी शिषपाल जी, देखिए बैकडोर भर्ती के मामले में हो चाहे पेपर लीक के मामले में आप देखिए कि माननीय हाईकोर्ट तक जो है कांग्रेस पार्टी गई है और लगातार हम सरकार को कहीं भी जो है पकड़ने के मूड पे नहीं है। और आप देखिए जी यही नगर निगम में जिस तरीके से स्वच्छता समितियों में बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई है और उन लोगों की खातों में पैसा जा रहा है जो वहां काम ही नहीं कर रहे हैं, और फर्जी लोगों के जिस तरीके से कौशल विकास में आईटी लगा करके पैसा निकाल गया, यहाँ तो भर्ती करके निकाला गया। तो अखंड भ्रष्टाचार में भाजपा की सरकार डूबी हुई है और हमारे मामले को जो है उठाने का काम कर रहे हैं। ठीक है शिषपाल जी ठीक है, चूंकि समय कम है। श्रुति जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। श्रुति जी, अगर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जाती है, यानी कि धामी सरकार सीबीआई जांच को लेकर कोई संदेह परक स्थिति नजर आती है, तो फिर आगे क्या? मैम आपका क्वेश्चन है पूर्णतः राजनीतिक है जी। क्या राजनीतिक दबाव में सीबीआई जांच होगी भी या नहीं? मैं केवल लीगल एस्पेक्ट बता सकती हूँ किसी भी बात का, मेरा पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि हाईकोर्ट ने कहा है तो ये पूरी संभावना है कि सीबीआई जांच के आदेश होंगे तो फिर होगी।
इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं इस बात में कह सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से 131 करोड़ का घोटाला निकलकर सामने आ रहा है, चूंकि अब हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, ये पूछा गया है। अब धामी सरकार सीबीआई जांच क्या कराएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अगर सीबीआई जांच इस मामले की होती है तो जाहिर सी बात है कुछ और तथ्य भी निकलकर सामने आएंगे। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।